तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। मैं लगातार अभी मुंबई में हूं, 2-4 दिन और शायद लगे, 2-3 दिन कम से कम शूट चल रहा है। और कई लोगों ने मेल में लिखा था कि मुझे शायद हाथरस होना चाहिए। बिल्कुल, अगर मैं दिल्ली में होता तो शायद होता, लेकिन यहाँ के कई शूट पहले से प्लान्ड हैं तो उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि यहाँ से रहते हुए जो अपडेट ले सकूं और बाकी चीजें कर सकूं वो कर रहा हूं, क्योंकि कई बार रिपोर्टर के लिए ऐसा होता है कि जरूरी नहीं हम स्पॉट पे हों। बिना स्पॉट पे रहे हुए भी आप अपने नेटवर्क के जरिए, आप अपने सोर्सेस के जरिए सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हाँ, लाइव करने के लिए स्पॉट पे होना जरूरी है, तो हमारी ऑलरेडी बहुत सारी टीम है वहां पर। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो है वो आपके साथ शेयर करते हुए। ऐसा नहीं है कि रेप हमारे लिए कोई नई चीज है, यह हमारे देश के लिए, पता नहीं आप में से कितने को पता है कि नहीं। हमारे देश में एवरेज हर दिन करीब 90 लड़कियों और औरतों के साथ बलात्कार किया जाता है। 90। ये लास्ट 2019 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, लेटेस्ट है ये। 20 का भी आना है, 20 और 21 का। 2012 16 दिसंबर निर्भया का जो केस हुआ था, उसके बाद जो गुस्सा आया था पूरे देश में, और मुझे भी उम्मीद थी कि शायद अब इसके बाद महिलाओं के खिलाफ जो जुर्म है, अपराध है, वो कम होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि एनसीआईआरबी का डेटा ये कहता है कि उसके बाद से हर साल ये बढ़ा है। सिर्फ एक बार 2017 में थोड़ा सा ये ड्रॉप हुआ था, पर बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन लगातार बढ़ा है। जब निर्भया का रेप हुआ था 2012 में, उस साल के एनसीआईआरबी के जो आंकड़े थे वो ये थे कि हर साल तब एवरेज पर डे 67 रेप हुआ करते थे इंडिया में, पर डे 67। 2019 में यह बढ़कर 90 हो चुका है पर डे। एक दिन में 90 रेप, यानी जो हाथरस में हुआ, जिसके लिए लेकर हम लोग सभी अफसोस कर रहे हैं, चीख रहे हैं, गुस्सा हो रहा है, राजनीति भी हो रही है। ये तो एक है। ऐसे 89 और रेप हो चुके जो जिनके बारे में हमें पता भी नहीं, और यही आज का सच है। करीब 2019 जो एनसीआरबी के डेटा है, 33,356 33,356 रेप दर्ज किए गए थे। इस हिसाब से पर डे जो है ये करीब 87 रेप होता है। तो अंदाजा लगाइए कि हमारे देश में क्या हालत है। और अफसोस की बात यह है कि ये जो पर डे की मैं बात कर रहा हूं, 87 और 90 रेप, और ये 33-34 हजार एक साल में, इसमें से मुश्किल से 24%, 24 पॉइंट सब, मतलब 25 रख लीजिए, 25% मामलों में ही कन्विक्शन यानी कि सजा मिलती है। 75% अपराधी छूट जाते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम 30,000 रेप एक साल में लेते हैं तो 30,000 का 25% जो होता है वो करीब 7,500 होता है। तो मान के चलिए 34,000 में मुश्किल से 8 या 9,000 गुनहगारों को सजा मिल पाती है, और जो बाकी के करीब 26,000 लोग हैं जो गुनहगार है, रेपिस्ट है, उनको सजा नहीं मिलती, क्योंकि कन्विक्शन रेट इतना कम है। और शायद यही वजह है कि रेप जैसी चीजें बढ़ती हैं। ये जो 34,000 रेप है, इसमें से 97% रेपिस्ट अपने जानने वाले हैं, घर के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, दफ्तर के हैं, कुल मिलाकर जानने वाले हैं। और ये जो 34,000 रेप के केसेस हैं, हकीकत यह है कि अगर आप देश भर की स्टेट पुलिस से अलग अलग बात करें, जो हम लोग अक्सर करते हैं, तो शायद ये बहुत कम है। आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में एक बड़ी तादाद में जो रेप होता है वो रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, मतलब वो पुलिस तक पहुंचता ही नहीं मामला। इसकी वजह समाज में इज्जत है और बदनामी का डर है, खौफ है, और इसीलिए अपनी इज्जत गंवा कर भी इज्जत के बोझ तले दबी हमारी महिलाएं रेप की शिकायत नहीं करती। कई बार ये भी होता है, क्योंकि रेपिस्ट अपना जानने वाला है, घर का कोई मेंबर है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, टीचर है, स्कूल का साथी है, कॉलेज का साथी है, ऑफिस में साथ काम करने वाला है, तो बदनामी हो जाएगी, शादी नहीं हो पाएगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या ताना मारेंगे, ये सारी सोचकर
चीजें पुलिस के पास जाती ही नहीं। तो जितने केस रेप के रजिस्टर होते हैं इंडिया में, शायद उससे कहीं ज्यादा अनरिपोर्टेड केसेस हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि अगर हर दिन 90 हैं, तो अगर अनरिपोर्टेड केस को मान लें तो फिर वो तादाद कहां जाएगी। अगर एक साल में 34,000 रेप हो रहा है और अनरिपोर्टेड केस को उसमें शामिल करें, तो क्या ये लाख के आसपास टकराएगा हर साल? शायद ये सच है। अब ऐसा क्यों होता है? हाथरस की कहानी पे कुछ छोटी छोटी चीजों को समझने की जरूरत है। ये जो लड़की है, जो बच्ची है जिसके साथ हाथरस में ये बलात्कार हुआ, ये अपने मां के साथ खेत पर गई थी सुबह। एक लड़का आता है, फिर जबरदस्ती होती है, बाद में मां को पता चलता है। लड़की बुरी तरह घायल थी, जैसा मैंने आपको कल भी बताया। इसके बाद पुलिस में जाती है, पुलिस लड़की के बयान दर्ज करती है। अब यहां से कुछ चीजें देखिए आप, कैसे केस पलटती है, पुलिस कैसे काम करती है, पुलिस कैसे लापरवाह होती है। ये जो लड़की थी, ये हाथरस के एक गांव है और उस गांव में रहती थी और शहरों से इसका बहुत वास्ता नहीं रहा। गांव में पली बढ़ी, इसने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, चूंकि परिवार में ऐसा कोई था नहीं, बहुत पैसे भी नहीं थे। तो और शायद वो आज भी बहुत सारी चीजें हैं कि लड़कियों को पढ़ाकर क्या करेंगे। शहरों में सोच बदली हो, गांव में शायद अभी ऐसा नहीं है। तो इस लड़की ने भी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। जब पहली बार पुलिस ने इस हादसे के बाद जब वो जख्मी हुई और उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो उसने नाम लिया और बताया। उसके बाद उस पुलिस वाले ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उसने कहा तुम्हारे साथ रेप भी हुआ। तो उसने पुलिस वाले का मुंह देखा, उसे समझ भी नहीं आया कि ये पुलिस वाला जानना क्या चाहता है। उसे रेप का मतलब नहीं मालूम था और इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। हम आप जानते हैं, बहुत सारे आजकल ये कहें कि ये क्या बात हुई, रेप जैसी चीजों के बारे में कोई नहीं जानता या रेप का मतलब नहीं जानता। ये हकीकत है। आप हिंदुस्तान के दूर दराज के गांव में घूम आइए, 70% से ज्यादा लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको रेप का मतलब नहीं मालूम। इस लड़की को भी नहीं मालूम था। तो जब पुलिस ने उससे पहली बार में पूछा कि तुम्हारे साथ रेप हुआ है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया और उसने गर्दन हिला दी। उसके इस गर्दन हिलाने से पुलिस ने मान लिया कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है और उसका रिपोर्ट लिख ली। वो हॉस्पिटल में चली गई, फिर वो बेहोशी के आलम में चली गई, हालत बिगड़ती रही, लोकल मीडिया में खबर आई। इसके बाद फिर दूसरी टीम गई और फिर पुलिस वालों ने उसका बयान, उसका लड़की का 3 बार बयान दर्ज हुआ। जब दूसरी बार उससे बयान लिया गया, तो इस बार जो पुलिस वाले वहां पे पहुंचे थे, उनकी ज्यादातर पोस्टिंग गांव में रही थी। तो गांव में पोस्टिंग के दौरान आपको बहुत सारे तजुर्बे मिलते हैं कि गांव वाले क्या भाषा समझते हैं, किस तरीके से पूछताछ होती है, क्या बातें करनी चाहिए। दूसरी बार जब वो टीम गई तो उसने उससे सीधा पूछा कि किसने किया, क्या किया। फिर उसके बाद उसने पूछा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ। उस लड़की ने कहा हाँ। दूसरी बार में उसने ये बोला कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ, मतलब मेरे साथ रेप हुआ। ये आम बोलचाल की भाषा है जो गांव में आमतौर पे रेप जैसी चीजों के लिए, छेड़खानी जैसे चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि तुम्हारे साथ कुछ गंदा हुआ या गलत हुआ। तो गंदा और गलत का मतलब होता है इन लोगों की नजर में रेप। तो दूसरी बार चूंकि वो पुलिस वाला गांव में पोस्टेड लंबे टाइम से रहा और उसे इन भाषाओं के बारे में जानकारी थी, तब उसने उस लड़की से जब ये पूछा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ, तब उस लड़की ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे साथ रेप हुआ है। पहली बार चूंकि उसे रेप का मतलब ही नहीं मालूम कि इसके मायने क्या है, उसने नहीं बताया। फिर तीसरी बार भी उसने अपने ये बयान दिए। लेकिन लापरवाही का आलम देखिए कि 9 दिन तक पुलिस ने रेप का मामला ही दर्ज नहीं किया, यहां तक कि गैंगरेप का मामला भी दर्ज नहीं किया। उस लड़की का कहना था, और यहां पे पुलिस की सफाई थी कि नहीं, उसने पहले एक लड़के का नाम लिया। उस लड़की ने वहां पे भी गलत नाम नहीं लिया था, पहले बार में एक ही लड़का था। लेकिन इसके बाद उस लड़के ने उसको जिस तरीके से काबू करने के लिए उसे मारा, उसके सर पे वार किया, वो लगभग गश खा चुकी थी, नीम बेहोशी के आलम में थी। और इसी दौरान में ये 3 लड़के वहां पे और थे और उसने आखिरी पलों में उनको देखा और तब उसने उनका नाम लिया। तो पहली बार की ये गवाही की पहला लड़का था, बिल्कुल सही था। लेकिन उसके बाद जब उसे दूर खेत में ले जाया गया और फिर उसके साथ जबरदस्ती की गई, उसे मारा गया सर पे, तो बेहोश होने से पहले उसने वो देखा और फिर बाद में जब वो होश में आई तो उसने नाम लिखा। लेकिन इस बयान के बावजूद पहले 8 दिन तक पुलिस ने न रेप न गैंग रेप कोई मामला दर्ज नहीं किया, सिर्फ एक अटेम्प्ट टू मर्डर, मारने और पीटने और यही सारी चीजों की। 9वें दिन जब उस लड़की ने यह बयान दिया उस दूसरे पुलिस अफसर के जरिए, जिसने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ था, उसने कहा हाँ, तब जाकर पुलिस ने
रेप का मामला दर्ज किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पुलिस कैसे काम करती है रेप जैसे संगीन गुनाह पर। जबकि कानून ये कहता है कि अगर एक लड़की ये बयान दे दे कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो पुलिस का फर्ज है कि उसी वक्त वो मुकदमा दर्ज कर जिसका भी वो नाम लेती है उसे गिरफ्तार करे और फिर तफ्तीश करे। सामने वाले का ये काम हो जाता है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे। हालांकि इसको लेकर एक लंबी बहस हो सकती है कि इन चीजों का कई बार मिसयूज भी हुआ है। तो 9 दिन बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। उसके बाद उस लड़की को जब हालत बिगड़ती है तो सफदरजंग अस्पताल लाया जाता है, वहां पे भी बयान दर्ज किया जाता है। 3:30 बजे वो सफदरजंग अस्पताल लाई गई थी 27 को, और अगले दिन सुबह 5:30 के आसपास वो दम तोड़ देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सर पे गहरे जख्म के निशान, उसकी प्राइवेट पार्ट्स पे जख्म के निशान, उसकी रीढ़ की हड्डियां टूटी हुई, जुबान थोड़ी कटी हुई, हालांकि जुबान काटने की बात साफ नहीं हुई, वो ये है कि शायद दांतों तले वो आ गया, लेकिन पूरा जिस्म जख्मी, टूटी हुई हड्डियां और गर्दन की नस दब गई। और इन सारी चीजों की वजह से उस लड़की की जान बचाई नहीं जा सकी और उसकी मौत हो गई। फिर उसे ले जाकर जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया गया, ये सब कहानी आपको मैंने कल बताई थी। लेकिन अब यहां 3 चीज आ रही है। किस तरीके से इंसाफ का अंतिम संस्कार किया गया, ये चीज आ रही है। वो ये कि पहले पुलिस प्रशासन ने यह दावा किया कि जब वो गांव में उस बच्ची की लाश को ले गए तो उन्हें खतरा था कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ ना जाए, तो इसीलिए घर वालों की रजामंदी से 2:30 बजे सीधे शमशान लाश ले जाई गई और वहां अंतिम संस्कार किया गया लड़की के घर वालों की मौजूदगी में। जबकि उनके पिता और भाई और रिश्तेदारों का बयान आना शुरू हुआ है कैमरे पे कि गांव में जब लाश पहुंची तो घर वालों ने कहा कि हमें इस लाश को अपने घर ले जाना है और फिर सुबह सूरज निकलने के बाद अंतिम संस्कार करना है। पुलिस की टीम तैयार नहीं हुई, यहां तक कि बाप भी तैयार नहीं, लेकिन जबरन लाश ले जाई गई। और सबसे ये देखिए कि एक लड़की की जिस तरीके से इज्जत लूटी गई, उसके साथ दरिंदगी की गई, जिसमें तो घायल था ही था, रूह पहले ही घायल थी। और ऐसे में पुलिस ने जब अंतिम संस्कार किया तो अब बात यहां तक आ रही है कि मुखाग्नि किसने दी ये पता ही नहीं। कायदे से यह फर्ज उस लड़की के पिता को निभानी थी या भाई को, लेकिन उन्हें यह मौका ही नहीं मिला क्योंकि पुलिस को जल्दबाजी थी अपनी खोखली इज्जत को बचाने की। उस लड़की की गई इज्जत से पुलिस की इज्जत खराब हो रही थी। हाथरस पुलिस को यह लग रहा था कि ऐसा कैसे, हमारे रहते हुए एक लड़की के साथ यहां पे गैंगरेप हो गया, अब लोग क्या कहेंगे, बाबू क्या कहेंगे, सरकार क्या कहेंगे। तो ये चीजें जितनी दबनी है उसको दबाओ और आनन फानन अंधेरे में इसका अंतिम संस्कार करके सारी चीजें निपटाओ। और इस चक्कर में उन्होंने इंसानियत को भी ताक में रख दिया और एक तरह से पूरे कानून और इंसाफ का ही अंतिम संस्कार कर दिया। ये सिर्फ उस बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं था, बल्कि सही मानों में यह कानून और इंसाफ का अंतिम संस्कार था, क्योंकि आपने उसको आखिरी राइट, उसका हक नहीं दिया। जीने के तमाम नियम हो सकते हैं, कानून हो सकते हैं, हम होते भी है, हम कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे समाज में रहेंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे। मरने के भी कुछ अपने कायदे कानून होते हैं, मरने के बाद की अपनी कुछ रस्में होती हैं और वो हर एक का हक है जो मरता है। कई बार मजबूरियां जीने में हमें उस तरीके से नहीं जीने देती हैं, लेकिन कम से कम मौत के बाद सुकून से उन रस्मों, उन नियमों के साथ तो हमें आखिरी विदाई मिलनी ही चाहिए और ये मिलनी ही चाहिए क्योंकि ये हमारा हक है। लेकिन जीते जी वैश्यों और दरिंदों ने उसे वक्त से पहले मार दिया, इज्जत लूट ली और मरने के बाद उसका आखिरी जो हक था, आखिरी रस्में थी, वो पुलिस प्रशासन ने लूट ली और जिस तरीके से उसे इस दुनिया से विदा होना चाहिए था उसके हिस्से में वो भी नहीं मिला और अंधेरे में ही वो चली गई। पर क्या इसके लिए पुलिस और जो लोग जिम्मेदार उन्हें कोई सजा मिलेगी? सवाल ही नहीं है। वजह क्यों है, क्यों नहीं मिलेगी? वजह यह है कि इस लड़की की जो चिता जल रही थी, जो मैं बार बार कह रहा हूं, वो असल में कानून और इंसाफ की चिता थी। और जब चिता जलती है और हम लोग कैमरे पे देखते हैं अलग अलग न्यूज चैनल पे, तो उस चिता की लौ, उसकी तपिश हमें खौलाती है, हमें गर्म करती है, हमें गुस्सा आता है, अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कौन सा समाज है, कहाँ यहाँ लड़कियां सुरक्षित नहीं है। जबकि सब है, गूगल कर लीजिए तो पता चलेगा कि इस देश में बलात्कार के आंकड़े क्या है। लेकिन हमें लगता है कि ठीक है, हो रहा होगा, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है।
हम ठीक है, हमारा घर महफूज है, हमारी बहन बीवी बेटियां सुरक्षित हैं, होगा चलो किसी के घर में। हमारी असल में सोच ही हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, हम उम्मीद करते हैं कि हर चीज मीडिया और पुलिस यही सारा चीज कर लें, हम सिर्फ बातें करेंगे। तो कैमरे पे जब ऐसी चिताओं को हम जलते हुए देखते हैं तो हम गुस्सा करते हैं कुछ देर के लिए। जो चैनल्स के माइक होते हैं, उन माइक पे जब ऐसी पीड़ित, ऐसी निर्भया, ऐसी लड़कियों की हम आवाज, रोना, उनकी पीड़ा को सुनते हैं तो हमारे कानों में भी वो चीजें गूंजती हैं। फिर हमें गुस्सा आता है कि ये क्या हो रहा है, और उसके बाद हम 1-2 दिन के लिए जाग जाते हैं, फिर अपना विरोध प्रदर्शन दिखाते हैं। उसके बाद जैसे ही कैमरे का फ्रेम चेंज होता है, हाथरस की उस चिता से फ्रेम कहीं और घूम जाता है, मुंबई की तरफ सपोज घूम गया, माइक किसी और के मुंह में लगा दी गई, अब बोली सुर कुछ और है, बदल गए, तो हमारे कान भी बदल जाते हैं, हमारी आंखें भी बदल जाती और हम उन चीजों से मुंह फेर लेते हैं। ये सही बात है कि नेता और सरकार और ठेकेदार समाज के उन्हें भी ये बात पता है कि ठीक है 2-4 दिन ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, फिर तो भूल ही जाएंगे। तो ये 2-4 दिन बड़े कीमती हैं, इसको निकाल लो। इसके बाद सारी बातें सिर्फ बातें ही रहेंगी। ये हम लोग शुरू से देखते आए, 2012 में निर्भया हो या फिर गुड़िया हो कठुआ की, या फिर हर शहर, क्या नाम लें, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा जिला है, कौन सा ऐसा गांव है जहां ये चीजें न हुई हो। नक्शे पे एक बार आंखें आप घुमा लीजिए हिंदुस्तान के, शायद हर जगह ये कलंक आपको मिल जाएगा। तो समाज के ठेकेदार और सरकार को भी बखूबी मालूम है ये कि कुछ दिनों की बात है और कुछ दिन के बाद हाथरस से भी ये सारे कैमरे हट जाएंगे, माइक हट जाएगा, पर वो परिवार वहीं रहेगा, उस बच्ची के माँ बाप भाई वहीं रहेंगे। बट उसके बाद वो किस हाल में होंगे, सामने वाला दबंग परिवार उन्हें कैसे डराएगा, धमकाएगा, उन पर कैसे जुल्म ढाएगा, ये जानने के लिए हम में से फिर कोई नहीं जाएगा। यही होता है, यही होता आया है और यही होता रहेगा, और हम हमेशा शायद ऐसी केसों पे बात करते रहेंगे। सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग जो लिखते हैं, किसी 1-2 की तरफ लिख कर फेंक देना कि मीडिया ये क्या सिर्फ तमाशा कर रही है, इन चीजों को क्यों नहीं हाईलाइट करती, दिखाती, इंसाफ दिलाती है। आपकी शिकायत जायज है, होना चाहिए। मीडिया को इस देश में कोरोना की महामारी है दिखानी चाहिए, लॉकडाउन की वजह से इतने करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं दिखानी चाहिए, बिहार असम बाढ़ से प्रभावित है दिखानी चाहिए, और इतनी दुनिया की परेशानी है देश भर में दिखानी चाहिए। क्या सिर्फ 2-4 ऐसी खबरें हैं जिससे आम लोगों का सरोकार नहीं है वही दिखाए? बिल्कुल नहीं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन मेरी आपसे भी एक शिकायत है, वो ये है कि आप क्या उसमें मैं भी शामिल हूं कि हम लोग सिर्फ मीडिया और पुलिस प्रशासन कानून के भरोसे बैठकर और ये बातें करके निकल जाएं और अपनी जिम्मेदारी समझ लें कि बस यही मेरा फर्ज है कि इस रेप पे अपने ड्राइंग रूम में बैठकर 2-4 बातें बोल ली, 2-4 को कोस लिया, गाली दे दी, मीडिया को गाली दी, सरकार को दे दी, पुलिस को दे दी, हमारा जिम्मेदारी खत्म, हमारा फर्ज खत्म। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो सिर्फ कानून, पुलिस, इनके जरिए आप उम्मीद करें कि ये रोक देंगे, बंद कर देंगे, तो आप समझ लीजिए कि वैसे ही है कि जैसे आपने आंखें बंद कर लिया और आपको लगा कि अब सूरज डूब गया है। रेप और महिलाओं के खिलाफ जो जुल्म है, ये एक सामाजिक अपराध है और ये हर जगह होता है। और जो आंकड़े मैंने आपको शुरू में बताया, वो बताने का मकसद इसलिए था कि अब मैं उसकी हकीकत बताता हूं कि अगर रेप 97% रेप के मामले में जो लोग होते हैं वो अपने होते हैं, घर के होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, पड़ोसी होते हैं, और रेप के 99% केसेस 4 दीवारी के अंदर होते हैं। यह हाथरस का खेत में हुआ था, लेकिन बाकी 99%, 99% घर की 4 दीवारी में होते हैं। घर की 4 दीवारी के अंदर होने वाले क्राइम को पुलिस नहीं रोक सकती। हर घर के अंदर पुलिस की सुरक्षा नहीं दी जा सकती, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। तो फिर कैसे? तो फिर ये है कि हमें सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जो औरतों और लड़कियों के बारे में हमारी सोच है, वो सोच बदलनी पड़ेगी। कई ऐसे ऐसे जुमले सुनने को मिले पहले भी रेप में, ये कि लड़कियों के बारे में कि इसलिए रेप बढ़ रहा है, कपड़े ऐसे पहनती है। हमारा समाज लड़कियों को तो ये सिखाता है कैसे उठना है, बैठना है, कैसे खड़ा होना है, कब घर से निकलना है, कब घर वापस आना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। लेकिन क्या हमारा यही समाज लड़कों को सिखाता है कि तुम्हें लड़कियों की कैसे इज्जत करनी चाहिए? क्या वो उन्हें सिखाता है कि तुम्हें लड़कियों और औरतों को कैसे आज़ादी देनी चाहिए? या सिर्फ ये सारी चीज़ें लड़कियों के लिए? अगर हर घर में हर माँ बाप, हर बहन अपने भाई को ये सिखाए
कि अगर तुमने कभी किसी लड़की की तरफ बुरी नज़र से देखा, गलत नज़र से देखा, रेप जैसी घिनौनी हरकत की, तो फिर हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं खत्म। तो मुझे लगता है वहां से सोच बदलेगी और शायद कोई हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि रेप की अगर विक्टिम लड़की होती है तो रेपिस्ट किसी न किसी का भाई होता है, बेटा होता है, बाप होता है, चाचा होता है, मामा होता है। तो ये सोच बदलने की जरूरत है। और दूसरा, हर कुछ सब कुछ पुलिस और मीडिया के ऊपर डालकर, उन्हें कोसकर, उन्हें गाली देकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना, ये भी सही नहीं है। तो अगर हम सभी इस बारे में मिलकर सोचेंगे तभी चीजें बदलेगी, सोच बदलेगी। और वरना यही होगा कि मैं बैठ के आपको इसी तरह कभी दिल्ली की निर्भया, कभी हाथरस, कभी कठुआ की गुड़िया, कभी पंजाब की एक और, ये सुनाता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। और फिर हम लोग भी वही है कि मैं कहानी का सब्जेक्ट बदल दूंगा, फिर किसी दिन कुछ और कहानी सुनाऊंगा, फिर कुछ और सुनाऊंगा, और ये सिर्फ एक कहानी ही बनकर रह जाएगी। तो मेरी दुआ भी यही है और आप लोगों से गुजारिश भी यही है कि सिर्फ कहानी ना रहे। अगर हम में से हर एक अपने हिस्से का फर्ज निभा लें तो बहुत सारी चीजें बदल सकते हैं। तो बस आज इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।